कल्पना कीजिए, आप किनारे से बस कुछ मीटर दूर हो, सामने सुरक्षित जमीन दिखाई दे रही हो, लेकिन आपके नीचे लहरों के भीतर मौत चक्कर काट रही हो। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे सर्वाइवल थ्रिलर में ले चलते हैं जहां शांत दिखने वाला समुद्र एक जानलेवा जाल बन जाता है। एक अकेली सर्फर, एक सुनसान बीच और जीवन मृत्यु के बीच खड़ा एक खतरनाक शिकारी। यह है द शैलोज, एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक जगह गहरे समंदर में नहीं बल्कि उसकी सतह पर होती है। तो चलिए कहानी की लहरों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको के एक शांत समुद्री किनारे से, जहां शाम धीरे धीरे आसमान को अपने रंग में रंग रही है। एक छोटा लड़का खाली रेत पर फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक अजीब चीज पर जाती है, एक हेलमेट जिसमें एक एक्शन कैमरा लगा हुआ है। जिज्ञासावश वो उसे चालू करता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग में दो सर्फर दिखाई देते हैं जो धूप में चमकती लहरों पर सवार होकर हंसते मुस्कुराते मस्ती कर रहे हैं। सब कुछ एक परफेक्ट दिन जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल बदल जाता है। अचानक पानी के भीतर से एक विशालकाय शार्क निकलती है और उन पर बेरमी से हमला कर देती है। उनकी चीखें कैमरे में गूंजती है और फिर वीडियो अचानक बंद हो जाता है। डरा हुआ लड़का सब कुछ वही छोड़कर बीच से भाग जाता है। फिल्म अब 2 दिन पहले की घटनाओं पर लौटती है। एक अमेरिकी युवती नैन्सी एडम्स उसी बीच की ओर जा रही होती है। रास्ते में स्थानीय ड्राइवर से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि नैन्सी कभी डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन अपनी मां को लंबी बीमारी में खो देने के बाद उसकी जिंदगी और उसके फैसले बदलने लगे हैं। वो ये भी बताती है कि ये बीच उसके लिए बेहद खास है। यहीं से उसकी मां की जिंदगी की एक अहम कहानी शुरू हुई थी। कुछ ही देर में नैन्सी उस छिपे हुए बीच पर पहुंचती है। जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसने कल्पना की थी, शांत, अनछुई और बेहद खूबसूरत। वहां सिवाय पानी में सर्फिंग कर रहे 2 स्थानीय युवकों के कोई नहीं होता। ड्राइवर के जाने के बाद नैन्सी अपनी मां का पुराना सर्फबोर्ड उठाती है, सूट पहनती है और सीधे समुद्र की ओर बढ़ जाती है। पानी में आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात उन दोनों सर्फरों से होती है। वे उसे दोस्ताना अंदाज में स्वागत करते हैं। जब नैन्सी आसपास के बारे में पूछती है तो उनमें से एक उसे चेतावनी देता है। कम ज्वार के समय खतरनाक जेलीफिश और छिपी चट्टानें सामने आ जाती है। कुछ ही पलों बाद तीनों साथ मिलकर लहरों पर सवारी करने लगते हैं। नैन्सी जल्द ही साबित कर देती है कि वो बोर्ड पर बेहद निपुण और आत्मविश्वासी है। कई घंटे बीत जाते हैं। दोनों स्थानीय सर्फर वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन नैन्सी अभी जाना नहीं चाहती। इतनी दूर से आई है, इसलिए वो थोड़ी देर और रुकने का निश्चय करती है और उन्हें अलविदा कह देती है। कुछ ही पलों बाद उसे पानी के नीचे हलचल महसूस होती है। उसका तनाव तब कम हो जाता है जब अचानक डॉल्फिन का एक झुंड उसके आसपास उछलने लगता है। उनके खेलते हुए अंदाज से वह मोहित हो जाती है और अनजाने में उनका पीछा करते हुए और गहरे पानी में चली जाती है। लेकिन ये खूबसूरत पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक उसे अपने आसपास का पानी गहरे लाल रंग में बदलता दिखाई देता है। थोड़ी ही दूर पर एक विशाल मृत व्हेल तैर रही होती है जिसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ है। नैन्सी समझ जाती है कि इसका मतलब क्या है। डर उसके दिल को जकड़ लेता है। वो तेजी से अपने बोर्ड पर चढ़ती है और किनारे की ओर पागलों की तरह पैडल मारने लगती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पानी के नीचे छिपा शिकारी हमला कर देता है। शार्क उसके सर्फबोर्ड से टकराती है और उसे जोर से चट्टानों की ओर फेंक देती है। किसी तरह नैन्सी फिर से बोर्ड पर चढ़ती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। एक जबरदस्त ताकत उसे पानी के नीचे खींच लेती है। उसके पैर को किसी चीज ने जकड़ लिया है। हमलावर सामने आता है, एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क। गंभीर रूप से घायल और बुरी तरह खून बहाते हुए भी नैन्सी हार नहीं मानती। पूरी ताकत लगाकर वो खुद को छुड़ाने में सफल होती है और मृत व्हेल के शव पर चढ़ जाती है, थकी हुई, डरी हुई और जमीन से बहुत दूर फंसी हुई। अब उसे अपनी स्थिति की सच्चाई समझ में आती है। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। वो पूरी तरह अकेली है और समुद्र अब उसका दोस्त नहीं रहा। शार्क अब भी वही है। वो बार बार उस इलाके के चक्कर काटती रहती है, जैसे अपने क्षेत्र में घुसे हर जीव को खत्म कर देना चाहती हो। वो बार बार व्हेल के अवशेषों से टकराती है, जिससे अस्थिर सतह हिलने लगती है और नैन्सी लगभग फिर से पानी में गिर जाती है। नैन्सी समझ जाती है कि वो वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। वो चारों ओर नजर दौड़ाती है, किसी सुरक्षित जगह की तलाश में। उसे 2 संभावनाएं दिखाई देती है। पहली, दूर पानी में तैरता एक बुआ, तैरता संकेत स्तंभ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे लंबी दूरी तक खुले पानी में तैरना होगा। दूसरी, पास की एक चट्टानी चट्टान जो ज्वार के उतरने के साथ साथ धीरे धीरे बाहर आ रही है। फिलहाल वो शरण दे सकती है, लेकिन सुबह तक फिर से पूरी तरह पानी में डूब जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या नैन्सी सही फैसला ले पाएगी या फिर समुद्र की ये सतही शांति ही उसकी आखिरी मंजिल साबित होगी। अब सोचने के लिए एक पल भी नहीं बचा था। जैसे ही शार्क व्हेल के शव पर इतनी जोर से टकराती है कि वो लुढ़क कर दूर चला जाता है, नैन्सी बिना देर किए समुद्र में छलांग लगा देती है। घायल पैर से लगातार खून बह रहा है, लेकिन वो पूरी ताकत से तैरती है। पीछे से पानी को चीरती हुई मौत उसकी ओर बढ़ रही है। हर स्ट्रोक के साथ उसे लगता है कि अगला ही पल आखिरी होगा, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। वो किसी तरह उस चट्टानी रीफ तक पहुंच जाती है
और उसके नुकीले किनारों पर खुद को खींचकर ऊपर चढ़ा लेती है। वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह अकेली नहीं है। पास ही एक घायल सीगल पड़ा है, शार्क के पहले हमले का एक और शिकार। उसके लिए दया तो है, लेकिन इस समय जिंदा रहना ही उसकी पहली प्राथमिकता है। नैन्सी अपने पास मौजूद चीजों से अपने पैर के गहरे घाव को बंद करने की कोशिश करती है। दर्द से उसकी चीख निकलने को होती है, पर वो दांत भींच लेती है। बड़ी मुश्किल से वो घाव को अस्थायी रूप से सिलती है और वेटसूट को कसकर बांध लेती है ताकि खून बहना कम हो और संक्रमण से बच सके। जैसे जैसे रात गहराती है, ठंड बढ़ने लगती है। नैन्सी अपने सूट को इस तरह समेटती है कि वो एक अतिरिक्त परत की तरह गर्मी दे सके। सीगल चुपचाप उसे देखता रहता है, जैसे उसे ठंड की कोई परवाह ही न हो। बाद में दोनों जो थोड़ा बहुत खाने को मिलता है उसे साझा करते हैं। समंदर के बीचों बीच मौत के साए में उनके बीच एक अजीब सी लेकिन सुकून देने वाली दोस्ती बन जाती है। कुछ देर बाद नैन्सी की नजर दूर तैरते अपने सर्फ बोर्ड पर पड़ती है। उसे लगता है शायद शार्क जा चुकी है। सावधानी से वो फिर पानी में उतरती है, लेकिन उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक काले पंख की तरह एक फिन पानी की सतह चीरता हुआ पास आता है। शार्क अभी भी वहीं है। इंतजार में नैन्सी अपनी बची खुची ताकत जुटाकर वापस रीफ पर चढ़ती है, लेकिन इस कोशिश में उसका घाव फिर से खुल जाता है। अब वो थक चुकी है। रीफ ज्वार चढ़ने पर पूरी तरह डूब जाएगा। अगर शार्क उसे पहले नहीं पकड़ती तो उसका बिगड़ता घाव ही उसकी जान ले लेगा। तभी अचानक उसे किनारे पर हलचल दिखती है। एक भारी भरकम आदमी रेत पर बेहोश पड़ा है, स्पष्ट रूप से नशे में। नैन्सी पूरी ताकत से चीखती है। चमत्कार की तरह वो आदमी हिलता है और उसकी ओर देखता है। नैन्सी उसे चिल्लाकर कहती है उसका बैग उठाए, फोन निकाले और मदद के लिए कॉल करे। पहले तो वो मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसका इरादा बदल जाता है। वो पैसे अपनी जेब में डालता है, फोन उठा लेता है और बिना पीछे देखे जाने लगता है। जाते जाते उसकी नजर दूर तैरते सर्फ बोर्ड पर पड़ती है। लालच में वो उसे लेने भी पानी में उतर जाता है। नैन्सी उसे चेतावनी देती है, चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन वो अनसुना कर देता है। जैसे ही वो बोर्ड लेकर मुड़ता है, समुद्र फट पड़ता है। एक ही झटके में शार्क हमला करती है और कुछ ही सेकंड में उसे टुकड़ों में बांट देती है। रीफ पर खड़ी नैन्सी बेबस देखती रहती है। पानी फिर से लाल हो चुका है। उसकी आखिरी उम्मीद भी लहरों के नीचे समा जाती है। अगली सुबह ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर पड़ते हैं और वह चौंक कर जागती है। ज्वार फिर चढ़ रहा है। हर लहर रीफ पर और ऊपर तक आ रही है। कुछ ही घंटों में ये आखिरी चट्टान भी डूब जाएगी। अगर उसे जिंदा रहना है तो इस समुद्री जेल से निकलना ही होगा। तभी उसे किनारे पर दो परिचित चेहरे दिखाई देते हैं, वही स्थानीय सर्फर। वे उसे रीफ पर फंसा देख तुरंत उसकी ओर तैरते हैं। नैन्सी उन्हें शार्क के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन वे अनुभवी है। उन्हें लगता है वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। और तभी सच्चाई पानी को चीरते हुए बाहर आती है। विशाल शार्क हवा में उछलती है और एक सर्फर को सीधे पानी से खींच ले जाती है। दूसरा स्तब्ध रह जाता है, फिर घबराकर नैन्सी की ओर तैरता है। वो रीफ तक पहुंच भी जाता है, लेकिन उससे पहले कि नैन्सी उसे ऊपर खींच सके, शार्क फिर हमला करती है। एक और जिंदगी खत्म। नैन्सी फिर अकेली, टूटी हुई है, लेकिन हार नहीं मानी। वो जानती है हार मानना मतलब अपने परिवार को फिर कभी न देख पाना। वो सीगल के घाव की देखभाल करने की कोशिश करती है। शुरुआत में पक्षी डरकर उसे चोंच मारता है, लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसी बीच उसकी नजर पानी में तैरती एक चीज पर पड़ती है, गिरे हुए सर्फर का हेलमेट, जिसमें कैमरा अभी भी लगा है। इस बार वो जल्दबाजी नहीं करती। अपनी घड़ी से वो समय गिनती है। शार्क को रीफ का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड लगते हैं। सही समय पर वो पानी में कूदती है, कैमरा पकड़ती है और वापस लौटती है। शार्क उसका पीछा करती है, लेकिन नुकीली चट्टानें और जहरीले समुद्री पौधे उसे रोक देते हैं। अब नैन्सी के पास एक उम्मीद है, कैमरा। वो अपने परिवार के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करती है, बताती है कि वह उनसे कितना प्यार करती है। फिर एक और संदेश, जो भी इसे पाए मदद भेजे। और फिर वो कैमरा समुद्र में फेंक देती है, उम्मीद करते हुए कि लहरें उसे किनारे तक पहुंचा दे। समय फिसलता जा रहा है, ज्वार और ऊपर चढ़ रहा है। दूर लगभग 100 मीटर पर एक बुआ तैर रहा है। वही उसकी आखिरी मंजिल है। वहां तक पहुंचने में कम से कम 2 मिनट लगेंगे। खुले पानी में शार्क के साथ जाने से पहले वो सीगल को सर्फबोर्ड के टूटे टुकड़े पर रखकर किनारे की ओर धकेल देती है। फिर वो कूदने को तैयार होती है। तभी उसे पास तैरता जेलीफिश का विशाल झुंड दिखता है। उसे सर्फरों की चेतावनी याद आती है, वे बेहद खतरनाक है। एक खतरनाक विचार उसके दिमाग में आता है। वो जेलीफिश के बीच से तैरते हुए गुजरती है, उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करती हुई। योजना काम कर जाती है। शार्क उनके पास आने से कतराती है। भयंकर संघर्ष के बाद वो बुआ तक पहुंचती है और चढ़ने लगती है, लेकिन जंग लगा हैंडल टूट जाता है। शार्क पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ती है। नैन्सी एक तेज धातु का टुकड़ा उसके शरीर में घूम देती है और खुद को ऊपर खींच लेती है। अंदर उसे एक फ्लेयर गन मिलती है। वो आसमान में फायर करती है, मदद की उम्मीद में, लेकिन समुद्र चुप है। नीचे शार्क और उग्र हो जाती है, बार बार बुआ से टकराती है। तभी नैन्सी को व्हेल के शव से रिश्ता तेल दिखता है। वो एक और फ्लेयर सीधे पानी में दागती है। पानी की सतह पर आग भड़क उठती है। शार्क लपटों में घिर जाती है। वो बुरी तरह तड़पती है, फिर गहराई में गोता लगा देती है
और आग बुझ जाती है, लेकिन वो मरती नहीं। समुद्र फिर शांत हो जाता है और नैन्सी एक ऐसे दुस्वप्न के सामने खड़ी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। किनारे पर वापस वही छोटा लड़का जिसने पहले कैमरा देखा था, अब रेत पर लहरों से बहकर आए उस छोटे एक्शन कैमरे को पा लेता है। जिज्ञासा से वो उसे चालू करता है। जैसे जैसे वीडियो चलता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि समंदर के बीच क्या भयानक घटना घट रही है। एक पल भी गवाए बिना वो बड़ों को बताने के लिए पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। उधर समुद्र में नैन्सी की हालत और भी खराब हो चुकी है। शार्क अब पूरी तरह उन्मादी हो चुकी है। वो बार बार बुआ से टकराती है। हर टक्कर के साथ वो ढांचा कमजोर होता जाता है, धातु चरमराने लगती है, संतुलन बिगड़ने लगता है। नैन्सी उससे चिपकी हुई है क्योंकि उसे पता है एक छोटी सी फिसलन और सब खत्म। उसके और मौत के बीच अब बस एक पतली सी धातु की दीवार बची है। जब बुआ पानी के नीचे झुकता है, नैन्सी को नीचे समुद्र तल पर टिका उसका एंकर दिखाई देता है। उसके नुकीले लोहे के कांटे चमक रहे हैं और तभी उसके दिमाग में आखिरी योजना जन्म लेती है। शार्क लगातार हमला करती रहती है। नैन्सी धीरे धीरे नीचे उतरती है और भारी चेन को खोल देती है। जैसे ही चेन खुलती है, एंकर का वजन उसे गहरे अंधेरे पानी की ओर खींचने लगता है। शार्क उसकी हरकत समझ जाती है और पीछे पीछे आती है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, ये उसका आखिरी दाव है। आखिरी पल में नैन्सी चेन छोड़ देती है। वो खुद तो एंकर से बच निकलती है, लेकिन शार्क नहीं। विशालकाय शरीर सीधे नुकीले लोहे पर जा गिरता है। एंकर उसके आर पार हो जाता है। कुछ ही सेकंड में संघर्ष खत्म हो जाता है। समंदर जो इतने समय से गरज रहा था अचानक शांत हो जाता है। कुछ ही देर बाद मदद पहुंचती है। वो छोटा लड़का अपने पिता के साथ लौटता है, वही आदमी जिसने कुछ दिन पहले नैन्सी को बीच तक छोड़ा था। वे किनारे पर लहरों से टकराती नैन्सी की बेहोश देह को देखते हैं। बिना देर किए वो आदमी सीपीआर शुरू करता है। कुछ तनावपूर्ण पलों के बाद नैन्सी खांसती है और सांस लेती है। सबकी आंखों में राहत की चमक आ जाती है। पास ही जदीसा वो सीगल भी बैठा है, जैसे उसकी जीत का गवाह हो। कहानी एक साल आगे बढ़ती है। अब नैन्सी टेक्सास के एक बीच पर दिखाई देती है। उसके घाव भर चुके हैं, बस हल्के से निशान बचे हैं। उस भयानक अनुभव की याद के तौर पर वो अपनी पढ़ाई में लौट चुकी है और फिर से डॉक्टर बनने के अपने सपने का पीछा कर रही है। आखिरी दृश्य में नैन्सी अपनी बहन के साथ समंदर की ओर दौड़ती है। इस बार उसके कदमों में डर नहीं, आजादी है। लहरें उसे निगलने नहीं बल्कि गले लगाने आती है। और यही इस संघर्ष, साहस और जिंदा रहने की जिद की कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये रीकैप पसंद आया हो और आप ऐसी रोमांचक फिल्मों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली कौन सी फिल्म का रीकैप देखना चाहते हैं। सबसे जरूरी, फिल्म इनसाइट इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। अगली कहानी तक सुरक्षित रहें और देखते रहिए